स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोशिका चक्र या सेल साइकिल के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने सेल साइकिल की जो इंटरफेज थी उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे और उसकी जो जीवन फेज थी उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। तो एक बार फिर से अपने कोशिका चक्र या सेल साइकिल का डायग्राम देखते हैं। ये आपके सामने कोशिका चक्र है। तो पूरा ये जब जहाँ से कोशिका शुरू होती है, जैसे ये इसकी स्टार्टिंग है इस कोशिका की, यहाँ से ये शुरुआत है। तो यहाँ से जहाँ से कोशिका शुरुआत होती है और विभाजन होती है, उस पूरे पूरे उसके जीवन काल को, उसके जीवन अवधि को हम दो भागों में बांटते हैं, अंतरावस्था और एम फेज। तो पहली तो होती है अंतरावस्था और दूसरी को अपन बांटते हैं एम फेज। तो अंतरावस्था चूँकि कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था है और इसके भी तीन पार्ट हैं, G1, S और G2। ये तीन भाग हमने पढ़े थे। अब जीवन पहला है, इस बीच का पार्ट एस फेज और तीसरा इसका जो फेज है वो G2 फेज। इसके बाद में जैसे G2 कंप्लीट हो जाता है, कोशिका चक्र की दूसरी अवस्था शुरू होती है जिसको अपन एम फेज कहेंगे। तो अभी तक अपन इंटर फेज को पढ़ रहे थे। तो देखिए, जीवन फेज में हमने कहा था, जीवन फेज को हमने चेक पॉइंट कहा था या फर्स्ट गैप पे फेज या फर्स्ट ग्रोथ पीरियड कहा था इसको हमने। तो यहाँ से क्या होता है कि कोशिका, ये चेक पॉइंट कहलाता है, जीवन में ही ये निर्धारित हो जाता है कि कोशिका विभाजित होगी या नहीं है। जो कोशिका अगर जीवन फेज को क्रॉस कर गई या यहाँ से निकल गई जीवन फेज से, तो वो कोशिका निश्चित रूप से विभाजन होने वाली है। लेकिन जो कोशिका जीवन फेज में थी और वो जीवन फेज के चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाई और जी जीरो में चली जाती है, तो वो उस जी जीरो में क्या होता है, स्थायी या अस्थायी रूप से कोशिका विभाजन, स्थायी या अस्थायी रूप से सेल डिवीजन बंद हो जाता है उसके अंदर। अब अगर कोई कोशिका तो या तो स्थायी रूप से, अगर कोई जी जीरो में है तो वो हमेशा स्थायी रहेगी, वो कभी भी कोशिका विभाजित नहीं करेगी। या कुछ कोशिकाएं क्या होती है कि जी जीरो में चली जाती है और फिर से वापस जी जीरो से जीवन में आ जाती है और फिर से कोशिका चक्र में प्रवेश कर जाती है और विभाजित हो जाती है। इस जी जीरो फेज को हम शांत अवस्था भी कहते हैं। शांत अवस्था, क्विसेंट स्टेट या शांत अवस्था भी कहते हैं। तो जैसे हमारा जो तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन होती है, वो जी जीरो में रहती है और कभी विभाजित नहीं होती है। अब हमने अंतरावस्था को पढ़े तो अंतरावस्था में जीवन को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे एस, G2 और एम फेज को। तो चलिए अपन एस फेज को पढ़ते हैं। तो देखिए, एस फेज में क्या हो रहा है, एस फेज में डीएनए का संश्लेषण और स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसमें डीएनए दुगना हो जाएगा, हालांकि गुणसूत्र दुगने नहीं होंगे कभी भी, केवल डीएनए दुगना होगा। गुणसूत्र में जो एक क्रोमेटिड होगा उसकी जगह गुणसूत्र में दो दो क्रोमेटिड बन जाएंगे। ये इसके अंदर फर्क होने वाला है। और G2 में क्या होने वाला है, देखो इसके अंदर एक तो प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन भी कौन सा, जैसे तर्कतंतु बनाने वाला प्रोटीन है, या जो आरएनए है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। इसके अलावा अन्य जो प्रोटीन है या कोशिका चक्र को नियमित करने वाली प्रोटीन है, वो भी G2 के अंदर बन जाएगी। और एस अवस्था में जो डीएनए बना है उसकी किस तरह से रिपेयरिंग की जाती है, एस अवस्था का जो डीएनए उसको किस तरह से स्थायी किया जाए, तो वो सारा निर्धारित हो जाता है G2 के अंदर। और G2 फेज संपन्न होते ही अंतरावस्था पूरा कंप्लीट हो जाता है या इंटरफेज पूरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में दूसरी अवस्था होती है कोशिका चक्र की, जिसको हम कह रहे हैं एम फेज। तो अब देख लेते हैं, हमने जीवन फेज पढ़ ली थी अंतरावस्था की। आज अपन पढ़ेंगे अंतरावस्था की एस फेज। तो आज अपन पढ़ेंगे जो हमारी इंटरफेज है, इंटरफेज, उसकी सेकंड अपन एस फेज पढ़ेंगे। एस फेज, देखिए इसमें क्या होता है, इसका एस फेज नाम क्यों दिया है, तो इसका मतलब होता है डीएनए सिंथेसिस फेज। डीएनए सिंथेसिस फेज है ये, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है फेज, इस तरह से आप लिखेंगे इसको। तो इसमें हो क्या रहा है, इसके सबसे इम्पोर्टेंट गुण है कि इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन। एंड स्टोन जो प्रोटीन होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन जिससे गुणसूत्र बनते हैं, उस स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी यहाँ पर होता है। स्टोन प्रोटीन के संश्लेषण की और डीएनए के संश्लेषण की तैयारियां तो कहाँ कर ली गई थी, जीवन में। अब यहाँ पर तैयारियां काम में आएगी यहाँ पे, और डीएनए बना लेंगे और स्टोन प्रोटीन बना लेंगे। तो जो तैयारियां हमने जीवन में की थी वो यहाँ पर हम इसको काम को पूरा कर लेंगे और यहाँ पर डीएनए बना लेंगे, स्टोन बना लेंगे। यहाँ पर डीएनए के रेप्लिकेशन से क्या होगा, देखो डीएनए के रेप्लिकेशन से क्या होगा,
डीएनए की जो मात्रा होती है वो दुगनी हो जाती है, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। जैसे मान लिया पहले डीएनए 2C था, अब बढ़कर वो 4C हो जाएगा, ये स्थिति आएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, लेकिन गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र दुगने नहीं होते हैं, गुणसूत्र दुगने नहीं होते। कौन दुगना हो रहा है? केवल डीएनए दुगना होता है, गुणसूत्र कभी भी दुगने नहीं होते हैं। जो 2n रहते हैं वो 2n ही रहते हैं, अर्थात द्विगुणित रहते हैं गुणसूत्र। वो जैसे हमारी कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं तो 46 ही रहेंगे, केवल डीएनए डबल हो जाएगा। अब जो डीएनए डबल होगा उसका क्या होगा देखो। अब इसमें एक विशेषता हो रहा है कि हम जब क्रोमेटिन फाइबर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो गुण आपका जो ये क्रोमेटिन फाइबर उसके दो पार्ट होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिक और यूक्रोमेटिक। तो जो इस एस फेज जो है, ये एस फेज में क्या होता है, जो यूक्रोमेटिक पार्ट होता है, यूक्रोमेटिक भाग, उसका उसका जो रेप्लिकेशन है वो सबसे पहले होता है, सबसे पहले, और इसके बाद हेटेरोक्रोमेटिक, जो हेटेरोक्रोमेटिक पार्ट होता है उसका रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद हेटेरोक्रोमेटिक भाग का रेप्लिकेशन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे डीएनए डबल हो रहा है तो इसे डीएनए क्या करेगा, तो होता है क्या कि जैसे ये हमारे गुणसूत्र होते हैं, जैसे एक गुणसूत्र में एक अर्ध गुणसूत्र है तो डीएनए इसके अंदर एक ही है। अब जैसे ही डीएनए, जैसे यहाँ पर 2C है, जैसे डीएनए 4C हो जाएगा तो यहाँ पर एक गुणसूत्र में एक अर्ध गुणसूत्र और बन जाएगा, तो यहाँ पर ये स्थिति आ जाएगी। मतलब एस फेज से लेकर एस फेज से मेटा फेज तक, एम फेज की कौन सी फेज, मेटा फेज तक, एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होंगे, दो क्रोमेटिड बन जाएंगे। ये देखो ये स्थिति आ जाएगी, एक ही गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड हो जाएंगे। जबकि एनाफेज से लेकर फिर जो जीवन फेज आएगी, क्योंकि मेटाफेज के बाद में एनाफेज आती है और फिर एस से पहले जीवन फेज है, तो मेटाफेज के ठीक बाद में यानी एनाफेज से लेकर एस फेज से पहले तक यानी जीवन फेज तक क्या होता है, गुणसूत्र में केवल आपको एक ही क्रोमेटिड मिलता है, गुणसूत्र में एक ही क्रोमेटिड मिलता है। अब एस फेज में, एस से लेकर मेटाफेज तक ये डबल क्यों गया, क्योंकि एस फेज में क्या हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, और डीएनए के रेप्लिकेशन से डीएनए दुगना हो गया, और दुगना होने के कारण एक क्रोमेटिड और बना लिया तो दो दो क्रोमेटिड हो गए। अब स्थिति आ गई दो दो क्रोमेटिड वाली। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसके अंदर ये तो था अपनी एस फेज, तो एस फेज के अंदर डीएनए और स्टोन प्रोटीन का कंप्लीट संश्लेषण हो चुका है, और जो गुणसूत्र थे एस फेज के आगे जितने भी गुणसूत्र होते हैं उनमें सब में दो दो गुणसूत्र, सॉरी दो दो क्रोमेटिड बन जाते हैं, और उसका कारण है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। जैसे डीएनए की मात्रा डबल हुई तो एक जो क्रोमेटिड है अर्ध गुणसूत्र है वो और बन जाएगा। मतलब इस तरह की गुणसूत्र की स्थिति आ जाएगी कि दो दो अर्ध गुणसूत्र बन जाएंगे, क्योंकि एक अर्ध गुणसूत्र में एक डीएनए का अणु, और दो अर्ध गुणसूत्र में कितने अणु काम में आएंगे, दो अणु काम में आएंगे। तो एक अणु तो पहले था और एक और बन गया यानी डबल हो गया, तो एक एक अर्ध गुणसूत्र यहाँ पर और बन जाएंगे, तो एक पूर्ण गुणसूत्र यहाँ पर अपन को प्राप्त होगा दो अर्ध गुणसूत्रों वाला। अब इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं G2 फेज। G2 फेज देखिए, ये जैसे G2 नाम है, तो इसका नाम क्या है, G2 क्यों नाम दिया, तो इसका G2 का नाम इसलिए है क्योंकि ये सेकंड गैप फेज है, इसको सेकंड गैप फेज या इसको सेकंड ग्रोथ फेज भी कहते हैं, वृद्धि अवस्था, क्योंकि इसमें भी ग्रोथ ही होती रहती है कोशिका की। और चूँकि देखिए अगर अपन चित्र देखें तो देखिए इसका अगर अपन चित्र देखें तो G2 फेज है वो इस जो M फेज है उसके ठीक पहले है और S फेज के ठीक बाद में है। तो S और M फेज के बीच में कौन है, G2 फेज, यानी M फेज से तो प्री है पहले है और S के पोस्ट में है यानी बाद में है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम ये और लिख सकते हैं, इसको हम प्री माइटोटिक फेज, माइटोटिक
माइटोटिक फेज, या इसको हम पोस्ट एस फेज, पोस्ट एस फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये एस फेज के बाद में आती है। अब इसमें क्या क्या होता है देखो, तो इसमें देखिए इस फेज में वास्तविक तैयारी, पूरी तैयारी हो जाती है कोशिका की। तो इस फेज में सेल डिवीजन की वास्तविक जो तैयारी होती है, हो जाती है। तो रियल में अगर कोशिका जब तैयार होती है कोशिका विभाजन के लिए, तो वो G2 फेज है, क्योंकि यहाँ तक आते आते पूरी तरह से कोशिका तैयार हो जाती है। अब इसमें होता क्या है कि देखो, इसमें एक तो बनता है तर्कु तंतु बनाने वाली, इसमें क्या क्या बनता है, तर्कु तंतु बनाने वाली, जिसको अपन टूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, टूबुलिन प्रोटीन, एक तो ये बनेगी इसके अंदर। इसके अलावा विभाजन के लिए जितने भी आरएनए हैं, आरएनए का मतलब है जिसमें आरआरएनए, एमआरएनए ये ज़रूरी है, और टीआरएनए ये विभाजन के लिए ज़रूरी है, इनका निर्माण हो जाएगा। और अन्य जो प्रोटीन है, अन्य प्रोटीन जैसे अपन एक प्रोटीन है साइक्लिन प्रोटीन, जो कोशिका चक्र का नियमन भी करती है, साइक्लिन प्रोटीन का भी निर्माण होता है। तो साइक्लिन प्रोटीन का निर्माण भी इसमें होता है। तर्कतंतु बनाने वाले प्रोटीन बनेगी, इसमें तीनों आरएनए बन जाएंगे। और अन्य प्रोटीन जैसे एक साइक्लिन प्रोटीन और जो जैसे सीडीके एक प्रोटीन और बनेगा, वो प्रोटीन यहाँ पर निर्मित हो जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या होने वाला है देखो, जितने भी कोशिकांग होते हैं वो भी डबल हो जाएंगे इसके अंदर। जितने भी हमारे कोशिकांग होते हैं इसमें जितने भी कोशिकांग हैं, उन कोशिकांगों की जो संख्या है वो भी डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, ये इनका क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। इनका तो क्या होता है, डुप्लीकेशन, ये स्वतंत्र जनन कर सकते हैं, 100 कोशिकांग है। बाकी की जो कोशिकांग है उनकी भी मात्रा बढ़ जाती है, वो भी यहाँ पर डबल हो जाते हैं। तारक केंद्र भी विभाजित हो जाते हैं, तारक केंद्रों का यहाँ पर विभाजन हो जाएगा और वो अलग अलग हो जाएगा, विभाजन हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन हो गया, वो अपने स्वतंत्र जनन उन्होंने कर लिया, जितने कोशिकांग थे वो डबल हो गए, तारक केंद्रों का विभाजन हो गया। तो ये सारा काम इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। तो ये होती है G2 फेज, जिसके अंदर कोशिका वास्तविक रूप से अपने विभाजन के लिए तैयारी कर लेती है, जिसको अपन सेकंड गैप पीरियड या सेकंड ग्रोथ पीरियड भी कहते हैं। तो ये इसके अंदर काम हो जाता है G2 फेज के अंदर। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया जो इंटरफेज थी हमारी, इंटरफेज थी, उसके अंदर हमने 3 पढ़ लिए है कि इसकी पहली अवस्था G1 है, फिर S है, फिर G2 है, ये क्रम से चलती, ध्यान रखिएगा। तो हमने तीनों फेजों को हमने पढ़ लिया। तो इंटरफेज हमारा G2 तक आते आते इंटरफेज पूरा हो चुका है। तो यानी स्थिति कैसी होती है कि पहले देखिए मेटा एम फेज आती है, फिर उसके बाद में इंटरफेज आती है, फिर एम फेज आती है, फिर इंटरफेज आती है। तो इस इंटरफेज के भी 3 पार्ट हो गए, G1, S और G2। तो इस तरह से आप इसको याद करेगा। जैसे अपन जीवन को क्या कह रहे थे, पोस्ट माइटोटिक फेज कह रहे थे, तो इसलिए क्योंकि ये पहले वाले माइटोटिक फेज के बाद में आता है। और G2 को क्या कह रहे हैं अपन, G2 को इस माइटोटिक फेज से ये पहले है, तो इसको प्री माइटोटिक फेज बोल रहे हैं। तो ये आप इस तरह से इसको याद करें। और इंटरफेज को इंटरफेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 2 माइटोटिक फेज के बीच के अंदर आ रहा है, तो इसलिए इंटरफेज है ये। तो ये तो हमारा इंटरफेज पूरा होता है। अब अपन पढ़ रहे हैं माइटोटिक फेज, जिसको हम शॉर्ट में एम फेज भी कहते हैं। ये इसका एक नाम और है डिवीजन फेज। क्या नाम है, डिवीजन फेज, या इसको शॉर्ट में अपन डी फेज भी कहते हैं। इसमें वास्तव में डिवीजन होने वाला है, इस प्रावस्था में ही कोशिका का डिवीजन होता है। अब ये जो एम फेज है, देखिए इसमें क्या होता है, ये एक तो ध्यान रखिएगा, ये अवस्था कब आती है, ये इंटरफेज की जो G2 होती है, G2 फेज, उस G2 के पश्चात एम फेज आती है, पश्चात एम फेज आती है, ये भी याद रखिएगा, फेज आती है,
हमेशा ये होता है कि G2 कंप्लीट होने के पश्चात ही M फेज उसके बाद आती है। इसके अंतर्गत दो अपन कह सकेंगे दो प्रक्रियाएं, इसके अंदर दो प्रक्रियाएं शामिल है। और वो कौन सी शामिल है? देखो, दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो ये एक तो G2 फेज के पश्चात आ रही है, इसके अंदर दो प्रक्रियाएं शामिल है। वो पहला है, देखिए, वो है केंद्रक विभाजन, जिसको हम कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। जैसे हमने चित्र में भी दिखाया था आपको, कैरियोकाइनेसिस पहले ये आता है। वास्तव में यही एम फेज होती है। जो एम फेज अपन जो डिवीजन फेज है, यही इसी के संदर्भ में अपन लेते हैं। अभी इस केंद्र विभाजन की मुख्यतः चार अवस्थाएं होती है। इसमें पहली प्रोफेज आती है, इसके बाद में दूसरी मेटाफेज आती है, इसके बाद मेटाफेज के ठीक बाद में एनाफेज आती है, और इसके बाद में आपकी टेलोफेज आती है, टेलोफेज। तो इसको अपन प्रोफेज लिखते हैं, इसको मेटाफेज, ये बीच वाली अवस्था है। प्रोफेज का मतलब फर्स्ट, प्रो यानी फर्स्ट, फेज यानी अवस्था। तो पहली अवस्था आती है एम फेज की प्रो। मेटाफेज मतलब बीच की अवस्था। मेटाफेज के बाद में आती है, उसके पीछे जो आती है वो कहलाती है एनाफेज। और टेलो का मतलब होता है अंतिम। तो जो टेलो होती है वो अंतिम होती है, टेलो का मतलब ही अंतिम है। हिंदी में इसको तो क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था। देखिए, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्वावस्था। इसको बोलते हैं मध्यावस्था, और इसको बोलते हैं पश्चावस्था, और इसको बोलते हैं अंत्यावस्था। अंत्यावस्था तो नाम से स्पष्ट है कि सबसे पहले पूर्वावस्था आती है, फिर उसके बाद में मध्यावस्था, फिर पश्चावस्था या अंत्यावस्था। इसको आप थोड़ा इस तरह से याद करो: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यानी PMAT, हाँ, PMAT। इसको आप इस तरह से एक क्रम से याद कर सकते हो। तो ये चार अवस्थाएं होती है। इससे क्या होता है, इसमें यहाँ से शुरू होता है ये प्रोफेज, और टेलोफेज तक आते आते केंद्र का विभाजन हो जाता है। मतलब जैसे ये कोशिका है, इसमें एक केंद्र है। तो जब इसके अंदर ये चारों अवस्थाएं आएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, तब तक इस कोशिका में ये जो केंद्रक है, इस केंद्र का दो भाग बन चुके होते हैं। तो अभी स्थिति आ गई कि इस कोशिका में दो केंद्र हो गए। कितने केंद्र हो गए? दो केंद्र हो गए, क्योंकि केंद्र का क्या हो गया? विभाजन हो चुका है। लेकिन अभी इस कोशिका का विभाजन नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक प्रक्रिया और शामिल होती है जिसका नाम है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, ये प्रक्रिया इसके अंदर एक शामिल होती है। इसको बोलते हैं अपन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें दो केंद्र हो गए, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, ये इस तरह से। इसको बोलते हैं अपन साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। अब अगर ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका है, तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस चल देगा कोशिका पट्टिका विधि के द्वारा, जो हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं अपने कोशिका भित्ति वाले पार्ट के अंदर। और अगर जंतु कोशिका है, तो उस जंतु कोशिका में ये कोशिका विभाजित होगी कोशिका खाँच विधि से। कोशिका खाँच विधि से। तो इसको तो बोलते हैं सेल ग्रू मेथड। ग्रू मेथड, इसमें तो खाँच बनती है। और इसको बोलते हैं पर अंग्रेजी में सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड या सेल ग्रू मेथड। तो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये पादप कोशिका है। तो पादप कोशिका में होता क्या है कि कोशिका भित्ति होती है। तो ये क्या करती है, इसके अंदर एक मध्य मतलब एक कोशिका पट्टिका बनती है। पहले फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, बीच से स्टार्ट होता है ये, केंद्र से, और परिधि की तरफ जाता है इस तरह से ये। और ये पूरी तरह से फिर एक इसमें कोशिका पट्टिका बन जाती है, और ये इस दोनों कोशिकाओं को अलग अलग कर देती है। इसी तरह से कोई जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका में होता क्या है कि इसके ऊपर एक एक्टिन और मायोसिन के तंतु के कारण इसके एक परिधि पर एक खाँच उत्पन्न होती है। इस तरह से वो खाँच होती है, वो गहरी होती जाती है, और लास्ट में कोशिका को दो भागों में बांट देती है इस तरह से। तो ये इस खाँच पैदा हुई है इसके ऊपर, देखो। तो जंतु कोशिका में तो होता है खाँच विधि द्वारा, और पादप कोशिका में होता है कोशिका पट्टिका विधि द्वारा। ये जो हम एम फेज अभी पढ़ रहे हैं, इसमें मात्र 5 से 10% का समय लगता है।
और कोशिका विभाजित हो जाती है। तो ये हमने टोटली अभी सेल साइकिल पढ़ा है और आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा सेल साइकिल। और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि आखिर ये जो कोशिका चक्र है इसका नियमन कैसे होता है। तो इसको भी अपन फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोशिका चक्र का नियमन, रेगुलेशन कैसे होता है। कोशिका चक्र का नियमन यानी इसका कंट्रोल कौन करता है। ये अपन बोल सकते हैं कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। क्या ये साइकिल ऐसे चलता रहता है, इसका कोई कंट्रोल भी करता है। तो बिल्कुल इसका कंट्रोल होता है। और वो कंट्रोल कौन करता है, वो जीनों का काम है कंट्रोल करना। तो जो ये जो सेल का जो कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं सेल रेगुलेटर। क्या कहते हैं, सेल रेगुलेटर्स बोलते हैं उनको। अभी सेल रेगुलेटर की जो खोज थी वो साइंटिस्ट हुए थे, एक तो हार्टवेल और इनके एक साथी थे हंट व नर्स। देखिए ये 3 वैज्ञानिक थे। तो कोशिका चक्र का नियमन करने वालों को अपन क्या कहते हैं, सेल रेगुलेटर या कोशिका नियामक बोलते हैं उनको। क्या कहते हैं हिंदी में, कोशिका नियामक। इनकी खोज हार्टवेल, हंट और नर्स ने की थी। इसलिए इनको क्या दिए गए, तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज मिला था। तो ये ध्यान रखिएगा, हार्टवेल, हंट और नर्स किससे संबंधित है, ये हमारे कोशिका चक्र के नियमन से संबंधित है, जिन्होंने सेल रेगुलेटर किया, कोशिका नियमों की खोज की। अब इन्होंने क्या था, इन्होंने एक जो ये रेगुलेटर खोजे तो उन्होंने कौन सा जीव लिया, तो उन्होंने क्या अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यीस्ट लिया। यीस्ट जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सेक्रोमाइसीज सेरिविसी। सेक्रोमाइसीज सेरिविसी। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया था, यीस्ट या सेक्रोमाइस सेरिविसी लिया था। और उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि सेल रेगुलेटर होते हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो सेल साइकिल होती है उस सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने वाली जीनों को क्या कहते हैं, उनको सीडीसी जीन कहते हैं। सीडीसी जीन कहते हैं। देखो तो इस सीडीसी का मतलब क्या है, इसका पूरा नाम है सेल डिवीजन साइकिल जीन। तो इसका सीडीसी का पूरा नाम क्या हो गया, सेल डिवीजन साइकिल जीन होती है सीडीसी, जो कि हमारी इस सेल साइकिल को रेगुलेट करती है, उसको नियमित करती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोटीन भी है जो इसमें सहायता करती है। प्रोटीन भी सहायक होती है। वो कौन कौन सी प्रोटीन होती है, तो वो देखो, एक प्रोटीन तो होती है साइक्लिन नाम की प्रोटीन होती है। साइक्लिन ये भी कोशिका चक्र को नियमित करने में बहुत मदद करती है, साइक्लिन नामक प्रोटीन। और एक प्रोटीन यहाँ पर और होती है जिसका नाम है CDK। तो इसका पूरा नाम होता है साइक्लिन डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट काइनेज। तो ये भी एक प्रोटीन होती है, साइकिल पर डिपेंडेंट होती है। तो एक तो मुख्य प्रोटीन होती है साइक्लिन और एक होती है CDK प्रोटीन। तो ये दोनों मिलकर, तो ये क्या होती है, ये जो प्रोटीन होती है, ये जो साइक्लिन प्रोटीन है, ये ये CDK है, इसके साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाती है। मतलब जो ये साइक्लिन है, साइक्लिन प्लस CDK मिलकर क्या बनाते हैं दोनों, साइक्लिन, या इसको अपन कहते हैं CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स बनता रहता है बार बार दोनों के, तो दोनों मिलकर काम करती है। तो दोनों के मिलने से एक बनता है CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो उससे क्या होता है, जो ये CDK होता है, इस कॉम्प्लेक्स के बनने से ये जो CDK होता है ये सक्रिय हो जाता है। और जो सेल साइकिल के जो जितने भी आपके जो फेजेज हैं, सेल साइकिल के जो फेज हैं उसका नियमन करता है। और DNA का रेप्लिकेशन भी ये करवाता है। रेप्लिकेशन में भी सहायक है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा
कि CDC जीन होती है, लेकिन कुछ प्रोटीन होती है जैसे साइक्लिन और CDK प्रोटीन होती है, ये दोनों मिल जाती है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स बनने से ही ये जब अकेली रहती है तब काम नहीं करती है, जब ये साइक्लिन के साथ जुड़ जाती है तो ये सक्रिय हो जाती है, और फिर ये सेल साइकिल के जो फेजेज है, चाहे वो G1 हो, चाहे S हो, चाहे G2 हो, चाहे M फेज हो, उसका नियमन करेगी और DNA रेप्लिकेशन को में भी मदद करेगी। तो इस तरह से कोशिका चक्र का नियमन किया जाएगा। तो आशा है कि आपको ये जो सेल साइकिल है वो समझ में आ गया होगा, और आगे अपन जो विभाजन के प्रकार पढ़ेंगे, समसूत्री, अर्धसूत्री, इस तरह से अपन इसको पढ़ते रहेंगे। तो आपको अपने चैनल को, जो भी विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं, और नियमित रूप से आपको इस चैनल पर बायोलॉजी की वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। और क्लास 12 के लिए भी हम NCERT के जो वीडियो हैं वो बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं, और उनको इसी चैनल पर उसकी PDF भी प्राप्त होगी। तो वो अपना जो बहुत जल्दी अपने जो NCERT सिलेबस है उसके नोट आप तैयार कर सकते हो। धन्यवाद।